नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ के दूसरे अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, यह इस अध्याय की पहली वीडियो है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को समझ सकें। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबे समय के बाद मैं लेकर आया हूं, क्योंकि इससे पहले हम लोग वर्कशीट के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि मई और जून के बीच सीबीएसई के द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए कुछ अध्यायों को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन अगली बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो चैप्टर्स आपके पाठ्यक्रम में पहले की तरह शामिल हो जाएंगे। इस बार क्योंकि स्कूल नहीं खुले हैं, इसीलिए सीबीएसई ने बच्चों की परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए कुछ चैप्टर्स को हटा दिया है सिलेबस से, ताकि कम समय में उन अध्यायों की, उन टॉपिक्स का अध्ययन करके विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सके। और ये चैप्टर उनमें शामिल है जो परीक्षा का हिस्सा है, इसीलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन। दोस्तों, इससे पहले कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करें, यह जान लेना यह लाजमी होगा हमारे लिए कि अर्थव्यवस्था आखिर क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, और उसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी तरफ हम अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था जो शब्द है वो दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब होता है बंदोबस्त करना। इस प्रकार मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम अवश्य करता है ताकि वह धन अर्जित कर सके और उस धन से वह अपनी तमाम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो वह व्यवस्था जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन अर्जित करता है वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। और दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। हम दुनिया के किसी भी देश में जाएं, किसी भी क्षेत्र की बात करें कि अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं और इनमें से किसी न किसी क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ा होता है। अगर हम दुनिया के किसी भी हिस्से की बात करें, दुनिया के किसी भी देश की बात करें, कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वह अर्थव्यवस्था के 3 में से एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। पहला क्षेत्र जो है दोस्तों वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, दूसरा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है और तीसरा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, एक एक करके हम इन क्षेत्रों के का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है वो क्या है, कैसे हम कोई व्यक्ति अर्थव्यवस्था के इन 3 में से किसी एक क्षेत्र से जुड़ा होता है और क्या कार्य किए जाते हैं इन विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन अंतर्गत, ताकि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन को अर्जित कर सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर के बारे में। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र से जो अभिप्राय होता है वो अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से होता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और इस क्षेत्र की जो एक सबसे प्रमुख गतिविधि है वो कृषि है। इसीलिए इस क्षेत्र को अक्सर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। होता यह है कि जो कृषि होती है, कृषि के अंतर्गत हम चाहे किसी भी फसल की बात करें, वह आजीविका का एक प्रमुख साधन होता है इस क्षेत्र के अंतर्गत। इसीलिए हम प्राथमिक क्षेत्र को अक्सर कृषि क्षेत्र या कृषक क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि ही की जाती है, कृषि के अलावा और भी अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे मत्स्य पालन अर्थात मुर्गियों को पालना, मछली को पालना, मुर्गी पालन, डेयरी पालन आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी
वस्तु इस्तेमाल की जाती है, उसका उत्पादन किया जाता है, उसको इंसान ने स्वयं नहीं बनाया है, बल्कि वो प्रकृति से मिली है और उन्हीं का इस्तेमाल करके व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में से ना कृषि करने के लिए ज़रूरी है व्यक्ति के पास कि ज़मीन हो, क्योंकि किसी भी फसल का उत्पादन व्यक्ति ज़मीन पर करता है और ज़मीन पर खेती करने के लिए आवश्यक है कि कुछ बीज हों जिनको बीजों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके और फिर उससे फसल तैयार की जा सके। ये सारे के सारे जितने भी संसाधन इस कृषि या अन्य प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से किसी का भी उत्पादन व्यक्ति ने खुद नहीं किया है, बल्कि उनका इस्तेमाल करके उसने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया है। यही प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख गतिविधि है। दोस्तों, इस प्राथमिक क्षेत्र में जो विकास होता है, उस विकास के आधार पर हम देशों को दो भागों में बांट सकते हैं, विकासशील देश और विकसित देश। आमतौर पर व्यक्ति अपनी आजीविका किस क्षेत्र से प्राप्त करता है, इसी के आधार पर किसी देश को विकसित अथवा विकासशील देश माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विकसित देशों की जो जनसंख्या होती है उसमें 30% या उससे भी कम प्रतिशत जो जनसंख्या का होता है वो अपनी आजीविका कृषि क्षेत्र से प्राप्त करता है, जबकि जो पिछड़े हुए देश होते हैं या विकासशील देश होते हैं उनमें अधिकांशतः 70% या उससे भी अधिक लोग कृषि क्षेत्र पर आधारित होते हैं या इस प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित होते हैं और इस प्राथमिक क्षेत्र से वे लोग अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं। अतः कृषि का स्तर किसी भी देश को विकसित या विकासशील देश बनाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और वहाँ पर सिर्फ 1% जनसंख्या है जो कृषि क्षेत्र से अपनी आजीविका अर्जित करती है, लेकिन 1% आबादी के कृषि के ऊपर आश्रित होने के बावजूद भी वहाँ बड़े पैमाने पर अधिशेष उत्पादन किया जाता है। किसान आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये माना जाता है कि जब अमेरिकी किसान अपने खेतों में बीजों का छिड़काव करते हैं तो इसके लिए वो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जैसे अत्याधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और इतना ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं अपनी फसलों का कि उनको अपनी पूरी वर्ष की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद अपने अनाज का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर में नष्ट करना पड़ता है, यह माना जाता है। जबकि दूसरी ओर यदि हम भारत की बात करें तो भारत की अभी भी 50% से ज़्यादा जनसंख्या या कहें कि लगभग 70% जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र पर आधारित है और इसमें भी एक बड़ी संख्या जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार है, जिसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये प्राथमिक क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक या प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुई वस्तुओं का रूप बदल के उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने का काम किया जाता है। और क्योंकि ये तमाम कार्य है किसी प्राकृतिक वस्तु का इस्तेमाल करके उसका रूप बदलना और उसको उपयोगी वस्तु के रूप में परिवर्तित करना उद्योगों के अंतर्गत किया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को अक्सर औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। उदाहरण के लिए लकड़ी एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होती है, क्योंकि लकड़ी पेड़ों से प्राप्त होती है और पेड़ों को किसी ने बनाया नहीं है, ये कुदरत की देन है, प्राकृतिक देन है। इसीलिए इस लकड़ी को अगर हम काट पीट करके फर्नीचर बनाते हैं, चाहे वो बेड हो, सोफ़ा हो, टेबल हो या कुर्सी हो, तो हम ये सारा काम उद्योगों में करते हैं, इसीलिए हम इसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार हम आलू खाते हैं, आलू खेती के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, लेकिन बहुत सारी जो उद्योग है, कंपनियां हैं, वो ऐसी हैं जो इन आलू का इस्तेमाल करके मज़ेदार स्वादिष्ट चिप्स का निर्माण करती हैं। तो ये आलू से चिप्स बनाने का जो काम है ये भी उद्योगों में किया जाता है। इस प्रकार हम इस औद्योगिक क्षेत्र, इस द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों, विकास के स्तर पर यदि बात करें तो ये माना जाता है कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ जनसंख्या का 70% या उससे भी ज़्यादा जो हिस्सा है वो उद्योग क्षेत्र पर आधारित होता है, जबकि दूसरी ओर विकासशील देशों का जो हिस्सा है वो
इससे कम अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। तो विकास का स्तर भी ये तय करता है कि कोई देश जो है वो जनसंख्या के आधार पर या औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत होने के आधार पर कृषि क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है। दोस्तों, आपको इसके बारे में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी और इस औद्योगिक क्रांति के कारण कुछ लोग उद्योगों से अपनी आजीविका कमाने लगे थे, जबकि इससे पहले अधिकांश लोग कृषि कार्य करते थे। तो जब इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई तो उस दौरान कुछ लोग ये सवाल उठाने लगे कि वास्तविक आय क्या है। क्या यह आय वह है जो उद्योगों से प्राप्त होती है या यह वो आय है जो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। इस दौरान जो फ्रांस के दार्शनिक थे जिनको फिजियोक्रेट्स कहा जाता था, उन लोगों का मानना था कि भले ही वर्तमान समय में उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है, लेकिन वास्तविक आय तो वो है जो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। दोस्तों, ये जो सारे नोट्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप लोग इनको नोट करने के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि जब इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ लेंगे तो उन सारे चैप्टर्स की PDF फाइल बनाकर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। आप उस लिंक से इस पूरी फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अतः आप पूरा ध्यान अभी इस कंटेंट को समझने पर लगाएं, नोट्स को कॉपी करने पर न लगाएं। तो चलिए, 2 क्षेत्रों का हमने अब तक अध्ययन कर लिया है, अब हम तीसरे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र से अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में उत्पादित की गई वस्तुओं को इस्तेमाल करने से संबंधित सेवाओं के बारे में सोचा जाता है। दोस्तों, इसमें किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जिन वस्तुओं का पहले से ही उत्पादन किया जा चुका है उनको उपयोग करने के बारे में सोचा जाता है। इसीलिए और क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को हम अक्सर सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु को जो उत्पादित किया गया है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सकें, यातायात, परिवहन, टेलीफोन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए इन सेवाओं को हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इनकी जो खासियत यह है कि इसमें वस्तु का उत्पादन तो नहीं किया जाता, लेकिन उनको बेचने से संबंधित काम किया जाता है, उसको लोगों तक पहुंचाने से संबंधित काम किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसी अप्रत्यक्ष सेवाएं भी हैं जिनको इसमें शामिल किया जाता है, जो वस्तु के उत्पादन या उसके इस्तेमाल से संबंधित नहीं है, बल्कि वो उनके उपयोग को अप्रत्यक्ष रूप से सहज बनाती है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, ये सारे लोग अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु के इस्तेमाल के लिए व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, टीचर की भूमिका की यदि बात करें तो वो लोगों को शिक्षित बनाता है और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति मानसिक रूप से इतना परिपक्व हो जाता है ताकि वो जान सके कि कौन सी वस्तु का सेवन या उपयोग करना उसके लिए उपयोगी है और वह करे। और डॉक्टर इस तरीके की सेवा निभाता है कि अगर किसी वस्तु का इस्तेमाल करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति डॉक्टरी सेवा प्राप्त करके अपने स्वास्थ्य को फिर से स्वस्थ बना सकता है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत हम कुछ अप्रत्यक्ष सेवाओं को भी शामिल करते हैं। और लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में हम जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में कुछ सुविधाएं या सेवाएं निजी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, जैसे इंटरनेट, कॉल सेंटर, ATM आदि। तो उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में सहयोग नहीं करती हैं, लेकिन किसी वस्तु के उपयोग को अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण जरूर बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम पाठ्य पुस्तक पर एक तालिका पर नज़र डालते हैं जो इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित है। तो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। दोस्तों, ऊपर हरे बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यद्यपि आर्थिक गतिविधियां 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर हैं। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। तो अभी हमने अर्थव्यवस्था के जिन 3 क्षेत्रों का अध्ययन किया है वो आपस में इतने अलग अलग नहीं है कि हम सिर्फ एक क्षेत्र की बात करें और दूसरे 2 क्षेत्रों से उसका कोई संबंध ना हो, बल्कि वास्तव में सच्चाई तो यह है दोस्तों कि ये तीनों क्षेत्र आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हर क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के लिए
निर्भर है, ज़रूरी है। तो इसका एक उदाहरण दिया गया है, एक उदाहरण मैं आपको कराऊंगा और बाकी का जो उदाहरण है हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग करेंगे, लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम उदाहरणों के बारे में यहाँ परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला जो उदाहरण है वो ये है कि कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। यह क्या प्रदर्शित करता है? यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। अब दोस्तों, उदाहरण नंबर जो दो दिया हुआ है उसकी तरफ हम लोग अपनी नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार में कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से इस फसल की ओर उन्मुख नहीं होते हैं तो वे दिवालियापन भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर जाएगी। दोस्तों, ये उदाहरण प्राथमिक क्षेत्र का है और प्राथमिक क्षेत्र का यह उदाहरण दिखाता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसकी खपत अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में कच्चे माल के रूप में की जाती है और प्राथमिक क्षेत्र में जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं उनका इस्तेमाल करके दूसरी जो फसल होती है, उपयोगी वस्तुएं होती हैं, वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत बनाई जाती हैं। अगर द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित किए गए कच्चे माल का उपयोग नहीं करता तो प्राथमिक क्षेत्र की बहुत सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी। इस उदाहरण को हम इस रूप में समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद दो उदाहरण और हैं जो आपको खुद करने हैं। अगर आपको इन उदाहरणों को हल करने में कोई दिक्कत होती है तो आप अगली वीडियो तक का इंतजार करें और यदि आप खुद इन दो कॉलम को पूरा करते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप उन दोनों कॉलम की अपनी कॉपी की फ़ोटो खींचकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट जरूर करें ताकि पता चल जाए कि आपने इस कंटेंट को कितना समझा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।